हाँ, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वन शॉट में पढ़ेंगे। बोर्ड लेवल की थ्योरी होगी, क्योंकि देखो यार बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थ्योरी है। तो हम लोग पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर और इसके जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज हम लोग वन शॉट में क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें जो मेन टॉपिक है वो कौन से, एक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस और जो उसकी थ्योरी है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो यार, डिस्प्लेसमेंट करंट के पहले इतिहास में हम लोग चलते हैं कि कहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी हुई है। तो क्या था पहले के ज़माने में, क्या बोला जाता था, ये पहले के ज़माने छोड़ो, अभी तुम पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो, तो उसमें तुमने फैराडे का एक लॉ देखा होगा, जो देखा होगा तुमने, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये तुमने अभी फैराडे का लॉ पढ़ा। इसको बिल्कुल हम लोग अभी हम चाहें तो पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट तुम्हें पढ़ा दें, पहले थ्योरी देखेंगे या पीछे से हिस्ट्री से देखेंगे कहाँ से क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी हुई। तो देखो ये फैराडे का तुमने लॉ पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब इसमें क्या होता था, फाई क्या होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। भाई ये क्या है, वोल्टेज है ना, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फैराडे ने बता दिया था, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड से नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो गया, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब यार फिजिक्स में अभी हमको फैराडे लॉ से ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी उससे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। वो भी हम कहें तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब यार देखो, जो फिजिक्स में जितने भी लॉ होते हैं ना, ज्यादातर सब सिमेट्रिक लॉस होते हैं। तो अब ये देखा गया, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, तो क्या किसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। यहीं से पूरी डिस्कवरी होगी डिस्प्लेसमेंट करंट की। ये सिर्फ थ्योरी है, कहीं लिखनी नहीं है, बस हम तुमको बता रहे हैं कि इन्होंने फैराडे ने तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, क्या किसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो मैक्सवेल ने कहा था हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। अब उसके आगे की अपन लोग डिस्कवरी देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये कैसे हुआ, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक, अच्छा, तो अभी मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी, क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रल P डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ये इक्वेशन पढ़ी होगी। तो अब एक कहानी सुनो बढ़िया, ठीक, नींद ना है ऐसी कहानी सुनाएंगे। एक बार क्या था, मैक्सवेल साहब इंस्टा चला रहे थे, उसमें उनको एम्पियर की आईडी दिखी, हॉटी बॉय एम्पियर, डैशिंग एम्पियर, आजकल ऐसे ही नाम होते हैं आईडी के। तो उन्होंने देखा कि उनकी स्टोरी पे, अब पता है आदमी अगर आजकल 3 रुपये वाला पेन भी खरीदता है तो भी स्टोरी डाल देता है इंस्टा पे। तो उन्होंने तो इतनी बड़ी इक्वेशन बनाई है तो स्टोरी डाली। अब मैक्सवेल ने देखा यार, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, बढ़िया, इतने बड़े साइंटिस्ट ने, एम्पियर ने दी थी ये इक्वेशन। तो मैक्सवेल साहब स्टोरी देखे, उनको कहा यार एम्पियर ने इक्वेशन दी तो कुछ तो बढ़िया होएगा इसमें। अब मैक्सवेल भी साइंटिस्ट और एम्पियर भी साइंटिस्ट, तो उन्होंने कहा चलो इस इक्वेशन से खेलते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या करा, इसी इक्वेशन का यूज करा और एक अपनी इक्वेशन दे दी, जो कि उन्होंने दी थी इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई सी। अभी बहुत कठिन लग रहा है देखने में, भी पूरा समझाएंगे तो मक्खन की तरीके निकलेगा टॉपिक, पूरा मक्खन की तरीके। ये उन्होंने किसने इक्वेशन दे दी, अब इसको एम्पियर की ही इक्वेशन है। देखो ना इंस्टा चलाने का फायदा, उन्होंने देखा एम्पियर ने लॉ दिया है, खटाखट सोचा और अपना लॉ निकाल दिया, किसने, मैक्सवेल ने। और इसको बोला जाता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक, अब हम देखेंगे यार इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आ गई, कैसे उन्होंने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, ये अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, उन्होंने इसी इक्वेशन से खेला और एक अपने सर्किट में इसका एक्सपेरिमेंट करा। अब जादू से हो गया या वो हो गया, वो तुमको आगे पता चलेगा कि ये इक्वेशन यहां से मैक्सवेल ने ये कैसे निकाल ली। ठीक, चलो, हाँ, तो अब क्या था, मैक्सवेल ने कहा कि ठीक है यार, इन्होंने जो इक्वेशन दी है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, लिख दे रहे हैं एक बार इक्वेशन यहाँ पे, इंटीग्रल
बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। इस इक्वेशन से उन्होंने खेला। उन्होंने कहा यार अच्छा एक चीज पहले हमको ये बताओ, तभी उसी के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो कोई हमारे पास वायर है, उसमें कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, हमारे पास कोई वायर है उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। बिल्कुल बढ़िया, तो कोई नई बात नहीं है ना, कोई वायर है उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल। अब ये जो आए थे हमारे मैक्सवेल, उन्होंने इसी का यूज करके अपनी इक्वेशन दी। कैसे? देखो, उन्होंने सर्किट बनाया, एसी सोर्स से यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, ठीक। यहाँ पे आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यार ऐसे करोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना। इस मान लो हम इसको ए सेक्शन बोल दें, इसको बी सेक्शन बोल दें, इसको सी सेक्शन बोल दें। हम बोले अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ए सेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल। अब कैसे उन्होंने करा, सुनो, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, वो अपना मैग्नेटिक कंपास लेके ए पे रख दिया। उन्होंने अपना मैग्नेटिक कंपास लेके कहाँ रखा? ए पे, और देखा यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा तो उसमें डिफ्लेक्शन आया, यानी ए पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बिल्कुल सही। आए वो सी पे करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास रखा, डिफ्लेक्शन आ गया, बढ़िया, कॉमन सी बात भी है। जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड। अपना कंपास लाए, ए पे रखा, डिफ्लेक्शन हो गया, सी पे अपना कंपास लाए, करंट था, डिफ्लेक्शन हो गया। अब जो बढ़िया बात जहां से सब डिस्कवर हुआ है वो है बी। अब उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो सुनो, कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में। तो यहाँ इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है मान लो, यहाँ निगेटिव चार्ज है। कैपेसिटर में कोई करंट थोड़ी ना फ्लो करता है, ये पता होगा तुम लोगों को। कैपेसिटर में ऐसा थोड़ी ना प्लस चार्ज कूद के इधर आ जाए, माइनस चार्ज कूद के इधर है, मैं पकड़म पकड़ाई चल रही हूँ, ये थोड़ी ना होता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ कैपेसिटर में कोई करंट नहीं होता है, सिर्फ चार्ज होता है जो कि सेपरेट होता है। तो अब उन्होंने क्या करा कि बी पे भी अपना मैग्नेटिक कंपास लाए और वहां भी उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। सबसे बड़ी चीज जहां पे दिमाग उनका सनक गया कि भाई साहब बी पे कोई करंट ही नहीं है, क्योंकि जो कैपेसिटर में करंट नहीं होता है। अब उनको लगा यार बिना करंट के भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, मैक्सवेल को लगा कि बिना करंट के भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। तब उनका दिमाग सनक गया कि बी पे कंपास लाए, वहां पे भी नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। तब फिर उन्होंने बोला यार ये वाली इक्वेशन सरासर गलत है। अगर हम इसको बी सेक्शन के लिए लगाएं इस इक्वेशन को, तो बी में तो हमें पता है, ध्यान से सुनना, ए में सी में बिल्कुल सही इक्वेशन चली, करंट था, मैग्नेटिक फील्ड। यहां तो करंट ही नहीं है तब भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, करंट ही नहीं तब भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो उन्होंने कहा अच्छा तरह बी सेक्शन के लिए वाली इक्वेशन लगाते हैं, आई इनक्लोज्ड जीरो होगा, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में करंट नहीं होता है। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू जीरो जीरो, यानी फिर बी भी जीरो। एम्पियर के हिसाब से बी सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए थी। किसके हिसाब से? एम्पियर के हिसाब से बी सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए थी। पर यार यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया कि बी सेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड है जबकि करंट नहीं है। तो यहीं से मैक्सवेल ने फिर अपनी थ्योरी देनी शुरू करी कि यार ये लॉ गलत है। अब उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ के इस लॉ को सही करा। अब हम वो देखते हैं वो उन्होंने क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे करा। अगर इतना आप लोगों को नोट करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। अब क्या था, सुनो मेरी बात। उन्होंने कहा यहां पे कोई तो ऐसी चीज है, हम ये नहीं बोले कुछ है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। सॉरी, देखो उनको लगा कि बी में कोई तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि भाई करंट तो जीरो है, बिना करंट के भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही। तो उन्होंने कहा पे कोई ऐसी चीज है, तो उन्होंने उस ऐसी चीज को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। और ये जो करंट फ्लो कर रहा है उसको उन्होंने नाम दे दिया, क्या कहते हैं, कंडक्शन करंट। ठीक है, उन्होंने इसको नाम दे दिया कंडक्शन करंट। और यहां पे जिस चीज की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसको नाम उन्होंने दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ये ऊपर नीचे का हो रहा, हाँ ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। उन्होंने बोला यहाँ पे जिस चीज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। पर उन्होंने इसको करंट क्यों बोल दिया? सबसे मेन चीज है करंट क्यों बोल दिया। यहाँ पे जो चीज है जरूरी है वो करंट ही होगी, उन्होंने इसको करंट क्यों बोल दिया? हाँ तो देखो जरा ऊपर नीचे हो गया था। तो अब हम बात करते हैं कंडक्शन करंट की। कंडक्शन करंट जो सिंपल करंट फ्लो कर रहा है इसमें, उसी का उन्होंने नाम दे दिया कंडक्शन करंट। पर यहाँ पे बी में जिस चीज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसको उन्होंने दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। पर एक चीज बताओ,
जिस चीज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको उन्होंने करंट क्यों बोला? ये डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, करंट वर्ड क्यों लगा दिया? तो मैक्सवेल ने अपनी इस चीज को प्रूव भी करा, जबकि यार कैपेसिटर में तो करंट है ही नहीं, यहाँ तो करंट जीरो तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो उन्होंने कहा यार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट इनविजिबल, जो दिख नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट इनविजिबल, ऐसे ये भी नहीं दिखना तो जाना सॉकेट में उंगली घुसेड़ देना, दिखेगा बढ़िया। पर डिस्प्लेसमेंट करंट जो इनविजिबल है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, उसका नाम उन्होंने दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसकी वैल्यू बताई थी मैक्सवेल ने, ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। अब सब लोगों को लगा यार ये उसने दे तो दी एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, इसने करंट क्यों बोल दिया उसको? कोई अभी खुद सोचो, उसने बोल दिया वो चीज डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्यों जनता मान ले कि वो करंट है? तो मैक्सवेल ने उसका प्रूफ भी दिया। अब यहाँ पे ये जो फाई है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसको डी फाई ई दे दो, ठीक है। अब देखो ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? E डॉट ए अपॉन डी टी। अब कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा, सिग्मा अपॉन, यार इतनी चीजें तो पता होगी तभी ये समझ में आएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी, ई की जगह हम लिख दे रहे हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी टी। ए से कैंसिल हो गया, आ गया। तो ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी, यहाँ क्या बचा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टी। अब यार एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डी टी, कट गया। और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? करंट। यानी यहां से उन्होंने प्रूव कर दिया, हम भी कोई पागल नहीं है, जो हमने चीज बोली थी ना कि यहाँ पे जो इनविजिबल चीज है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो हमने प्रूव भी कर दिया, हाँ वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक। उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि यहाँ पे ये जो चीज है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब चलो इसके आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया ये जो चीज है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब एक बात थी, अभी हमने शुरू में क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हमने तुमको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बुक में नहीं मिलेगा तुमको। देखो क्या था, ये कैपेसिटर है, तो यहाँ कुछ हम कहेंगे कि यहाँ कुछ Q चार्ज होगा, ठीक। अब अगर यहाँ पे Q चार्ज है, मेरी बात सुनो, AC सोर्स है, AC सोर्स में क्या होता है? करंट वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो AC सोर्स में करंट भी चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो चार्ज चेंज होगा, I इक्वल टू Q बाई टी होती, करंट चेंज तो चार्ज चेंज। अब हमें ये पता है कैपेसिटर में कि यहाँ पे, अरे यार, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, प्लस और माइनस है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इसको अभी हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये कैसा होगा? हाँ ठीक, इसको अभी हटा दो, ठीक है। अब भाई साहब ये बोर्ड बहुत नशे कर रहा है यार। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी प्लस से माइनस तक की। और हमें ये पता है AC सोर्स है, तो AC सोर्स में करंट चेंज होता है, करंट चेंज होगा तो चार्ज चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो I इक्वल टू Q बाई टी, तो चार्ज चेंज होगा, और चार्ज चेंज होगा तो F इक्वल टू Q ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। तो मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी। देखा नहीं था तुमने, कंपास रिफ्लेक्ट हो गया था, ये इसका लॉजिक है। AC यहाँ प्लस माइनस चार्ज होगा, अब अगर प्लस माइनस चार्ज होगा तो AC में करंट चेंज हुआ तो चार्ज चेंज होगा, और चार्ज चेंज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। यानी यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब ये हमेशा याद रखो कि अगर ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। ये याद रखना, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए हम जो टॉपिक पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो होता है वो कभी अलग हो ही नहीं सकता है, इसीलिए पूरी यूनिट बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये वाले चैप्टर ने ये प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपस में रिलेटेड होती है। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक था।
अगर लिखना चाहो तो लिख लो पूरा, बिल्कुल यही इसका एक्सप्लेनेशन, सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन, इसमें पूरा समझ में आ जाएगा, एक बार और देख लेना ध्यान से। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं मैक्सवेल के लॉ। तो चलो अब यार ये बोर्ड में लिखने को आ जाते हैं, राइट 4 लॉस ऑफ मैक्सवेल। तो देख लो मैक्सवेल लॉ। अब मैक्सवेल के हम 4 लॉ देखते हैं, ये कभी कभी लिखने को आ जाते हैं, इनका डेरिवेशन नहीं है डेरिवेशन, पर हम लोगों के लेवल पे एट द लेवल ऑफ ग्रेड 12 ये इसका डेरिवेशन नहीं है। पहला लॉ क्या है इनका, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन, क्यू इनसाइड नहीं सॉरी, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ये तो तुम पढ़ चुके हो ना गॉस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। दूसरा पढ़ो, इंटीग्रल बी डॉट डी ए इक्वल टू 0। तीसरा, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और चौथा, ये तो इस चैप्टर की शान है और जान है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक, ये 4 लॉ यार मैक्सवेल ने दिए थे, ये इस पूरी फिजिक्स के जितने लॉ इन सब इस बोर्ड पे जितना ये वाली स्लाइड से सारे प्रूव हो सकते हैं इन 4 लॉ। पहले वाले को बोला जाता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरे वाले को बोला जाता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये सबसे बढ़िया लॉ है, कभी भी तुम्हें बोर्ड में लिखने को आ सकता है। इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये आई होता है कंडक्शन करंट, और ये तुम पढ़ चुके कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां तक हमारी जर्नी थी, पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या होता है। आओ अब देखते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मेरी बात समझना, कोई भी वेव होती है तो उसको पार्टिकल और मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। जैसे 11th में तुमने स्टेशनरी वेव पढ़ी होंगी, ठीक, या देखते नहीं जो बॉडीगार्ड अपना मतलब रस्सी से ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो जब रस्सी ऐसे करते हैं तो वो भी पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं। 11th में पढ़ी होगी स्टेशनरी वेव। कोई भी वेव को चलने के लिए पार्टिकल चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। पर एक जो वेव होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको ना ही पार्टिकल की जरूरत होती है और ना ही मीडियम की जरूरत होती है। सबसे भन्नाट चीज है ये, ना ही इसको पार्टिकल की जरूरत होती है और ना ही इसको किसकी, मीडियम की जरूरत होती है। अब जैसे कैसे, मान लो तुम छत पे खड़े हो तो तुमको धूप लगती है, भैया गर्मी है, तो यार सूरज से अर्थ तक कैसे आ रही है लाइट, वहां तो वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं, पार्टिकल भी नहीं। तो खुद सोचो, गर्मी तो लगती ना, ऐसा थोड़ी ना धूप पे आओ ठंडा आयो 4-5 स्वेटर पहने हो, तुम धूप में मतलब जाओगे छत पे तो तुम्हें गर्मी लगती है। अब गर्मी यार कैसे लग सकती है, सन की रेस तुम्हारे तक कैसे पहुंच रही है, जबकि ना तो वहां वैक्यूम है और ना वहां पार्टिकल है, वो पहुंचती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। दूसरी चीज प्रोग्रेसिव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, साथ में क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है, ट्रांसवर्स वेव प्लस प्रोग्रेसिव वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन तो हर वेव होगी। इसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, दो चीजें होती हैं और यही वाइब्रेट करते हैं। तो आजकल लौंडे नहीं अपने दिल में दो दो के लिए जगह रखे रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखी रहती है और मैग्नेटिक फील्ड भी रखी रहती है, ठीक। अब हम देखते हैं ये कैसे चलती है और इसकी क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो सब होता है, ठीक। आओ देखो, अब ये मेरी बात सुनना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये लिख लो अभी, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड, या इतना लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या लिख लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, क्या होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारी वेव है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ट्रांसवर्स वेव है, और यही मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक, अगर ये इसके ऐसे पार्टिकल है तो इसके भी ऐसे पार्टिकल होते हैं। ठीक, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है। समझो मेरी बात, मान लो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो तुम्हारी वेव कैसे चलेगी, बाहर की तरफ, यानी के में तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या सी आ जाएगा। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, ये याद रखना हमेशा तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, इससे और अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगी वाली चीज। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, हंसना नहीं इस वाली बात पे, हम तुम्हें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें फील करा देंगे। ठीक है, सुनो, मान लो ये तुम्हारी, क्या हो रहा है यार, आज बोर्ड बहुत नशे कर रहा है, महाशिवरात्रि में ये भी डूबा हुआ है, सही हो जा। ठीक, अब सुनो मेरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। रुको एक मिनट, बंद करो, वो बहुत यार बोर्ड में दिक्कत आ रही है, बोर्ड की बार बार दिक्कत हो रही है। हाँ चलो अच्छा छोड़ो उसको। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तुमसे पूछो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ध्यान से सुना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसे होगी। फिर से ध्यान से सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो वेव कैसे चलेगी, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है कि वेव कैसे चल रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, वेव ऐसे चलेगी। ठीक, ये वाइब्रेट करेंगे, वेव ऐसे चलेगी, ये होता है। तो वेव की जो डायरेक्शन होगी वो किस में होगी, ये बाहर है, तो वेव इधर की तरफ चलेगी। ठीक, अच्छा, अब इसमें यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, इसका सबसे मेन चीज, सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगर एक चार्ज रेस्ट पे रखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। इसका सोर्स होता है एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकती है, वो होता है एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब मान लो तुम्हें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बतानी है, तो हमने बोला तीनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर तुम्हें कोई ऐसा वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो वो तुम कैसे निकालोगे, सी वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो ऐसा वेक्टर आएगा ना जो परपेंडिकुलर। अगर तुम सी कैप निकाल लो तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी अगर ए कैप है तो वो होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो वो ऐसे मैंने लिख दिया। हाँ चलो वो हो गया। ठीक है, उसके बाद सी वेक्टर इक्वल टू सी कैप अगर लगाना ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सी कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव। बस इतना रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, रट लो ये। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कुछ रिलेशन देखते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन। ठीक है, अब वो वैसे रिलेशन नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो। तो रिलेशन देखो, सबसे पहला क्या, सबसे पहला जो ज्यादातर जितने बोर्ड में इसी से ज्यादातर न्यूमेरिकल बनते हैं, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। बड़ा बड़ा लिख लो इसको, ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बराबर सी होता है, जहां पे जो सी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है। अब कभी कभी क्वेश्चन में पता है क्या बोल देता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड का मतलब ए ना समझना, एम्पलीट्यूड मतलब ई नॉट अपॉन बी नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, उन दोनों का अगर रेशियो करेगा तो वो सी यानी 3 × 10⁸ के बराबर आता है। ठीक, अच्छा, अभी हमने तुम्हें बताया था कि हाँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों ट्रांसफर वेव है। तो इक्वेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इक्वल टू, इक्वेशन है यार, ये क्वेश्चन का लिख दिया, E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड B इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी।
यार इसको देख के डरावनी कोई चीज़ नहीं, अगर 11th पढ़ोगे तो आता होगा ये। इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा सेम होता है, के सेम होता है, एक्स सेम होता है, सब सेम होता है, बस डायरेक्शन नहीं सेम होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। अब इसकी पूरी चिट्ठा हम खोल दे रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया ना पेपर में, तो तुम्हें मतलब क्या यहाँ से कंपेयर करोगे। सबसे पहली चीज के बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है के की 2 पाई अपॉन लेमडा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो कि होती है 2 पाई एफ। ठीक है, हाँ, और वेलोसिटी ऑफ वेव अगर तुम्हें निकालना है तो तुम ओमेगा बाई के कर सकते हो। अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ वेव चाहिए तो ओमेगा अपॉन के अगर तुम करोगे तो वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी। ठीक, अब एक और चीज होती है इसमें, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन में पूछ ले, वैसे ज्यादातर पूछता नहीं, वेव नंबर वो होता है 1 अपॉन लेमडा। ठीक है, वेव नंबर होता है 1 अपॉन लेमडा, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ एंड वी इक्वल टू ओमेगा बाई के। अच्छा हाँ, एक डाउट और आता है, कभी कभी ये साइन की जगह कॉस दे देता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन की जगह कॉस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी साइन की जगह कॉस होगा। ये जो पूरा पार्ट है ये दोनों वेव में हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो पार्ट है पूरा, ये दोनों वेव में हमेशा सेम रहेगा। इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये सारे रिलेशन लिख दिए। मान लो कभी कंपेयर करना है के 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा वेवलेंथ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ एंड बी इक्वल टू ओमेगा बाई के। चलो अब इसके आगे कुछ और हम रिलेशन देखते हैं। एक हमने पढ़ा ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, दूसरा रिलेशन जिससे और सवाल बनते हैं दैट इज सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसको लिख दिया जाता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू यार पता होगी ना, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, अगर तुम कंपेयर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा C स्पीड ऑफ लाइट। अगर तुम इसको मानो घर पे सॉल्व कर लेना, 3 इंटू 10 की पावर 8 ही आएगा जब इस पूरे चीज़ को सॉल्व करोगे। ठीक, अच्छा, इसी ये है C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब मान लो हम वैक्यूम नहीं, तेल के अंदर निकालना चाहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी मीडियम के अंदर अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो V इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम। हाँ, म्यू नॉट को बोला जाता है परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी। याद रख लो, फिर मेरे साथ बोलो, म्यू नॉट को बोला जाता है परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी। तो V क्या होगी, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम इंटू ई एम, और ये पढ़ा होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू आर इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। जैसे तुम म्यू एम पे लिख सकते हो म्यू आर म्यू नॉट, और एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से तुम एप्सिलॉन एम को लिख सकते हो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम इसको डिराइव करवा देते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम को तुम लिख दो म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ई एम को तुम लिख दो ई आर इंटू नॉट। यार कठिन तो नहीं लग रहा ना, ये V इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम ई एम क्या है कि कोई भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ वेव होती है, मीडियम में कोई भी मीडियम में अगर हम स्पीड ऑफ वेव देखें तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, अगले पेज पे चलते हैं। क्या आया, V इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट। तो V इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, हम म्यू नॉट एक जगह ले रहे हैं, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट, ओ सॉरी यार गलत हो गया, V इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट एक जगह ले रहे हैं, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर एक जगह ले रहे हैं। अब देखो पीछे जो C होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट है, तो हम इसकी जगह C लिख सकते हैं, V इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट म्यू आर ई आर। तो ये फॉर्मूला एक और याद कर लो कि V इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से तुम्हारे सॉल्व हो जाए। एप्सिलॉन और म्यू आर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, C पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ वेव तुम निकाल लीजिए।
तीसरा रिलेशन एक और देखो, मान लो कोई पाइप है, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करती है, तो यहाँ से मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो इस पॉइंट पे अगर हम मान लो P पॉइंट पे जो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, या इंटेंसिटी को छोड़ के तुम डेंसिटी लिख दो, वो होती हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वही एवरेज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है, वो होती हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये याद रखना, ठीक है, फॉर्मूले याद रख लो, कभी क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको डिनोट कर दो u ऑफ ई से, इसको डिनोट कर दो u ऑफ बी से। और डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है, एक वॉल्यूम में उसकी कितनी, मतलब हम कह सकते हैं इंटेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मतलब वॉल्यूम में कितनी एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी होती है जूल और पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर मीटर क्यूब। याद रख लेना, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड एवरेज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक, चलो अब इसके आगे हम लोग यहीं तक पढ़ लो सारे फॉर्मूले, और कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। अब जितने भी सवाल होंगे अगर तुम बुक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के करोगे तो आराम से हो जाएगा। हम 2 सवाल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो 2 सवाल देखते हैं हम। पॉज कर जल्दी, कितने मिनट की हुई? चलो अच्छा, अब हम 2 क्वेश्चन करते हैं जेई मेंस के, बिल्कुल मक्खन की तरीके से, नहीं अमूल वाला मक्खन आता है उसकी तरीके हो जाएंगे। अगर तुमने हमारा पूरा वाला लेक्चर है, कोई भी टीचर का लेक्चर देखो, यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसान होता है। अब ये सवाल देखो, जेई मेंस 2020 में आया, क्या सवाल है देखो, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हैज फ्रीक्वेंसी कितनी दी, 2 × 10 की पावर 10 हर्ट्ज, नहीं सॉरी शायद 21 है, रुको एक बार इसको कंफर्म कर लेगा। अबे बंद कर ये भूल। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े आसानी से हो जाएंगे, सब जेईई मेंस के सवाल हैं। एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, मेरे हिसाब से अगर तुमने पढ़ा अच्छे से तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ट्राई कर लो एक बार, ठीक। चलो देखो कर लिया होगा ट्राई, और नहीं भी करा होगा तो भी बढ़िया ही है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी 2 × 10 की पावर 10 हर्ट्ज एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी इज 1.02 × 10 की पावर -8 जूल पर मीटर क्यूब, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक। ये बोर्ड का सवाल है, और देखो जेईई मेंस 2020 में आया, बोर्ड लेवल का सवाल है। क्या दिया गया है तुमको, एनर्जी डेंसिटी यानी हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक। अच्छा, तो बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू नॉट इंटू यू बी हो जाएगा। अबे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कुछ नहीं करा, मैकेनिक्स लगा दियो। बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू नॉट इंटू म्यू बी, तो बी नॉट इक्वल टू √2 म्यू नॉट इंटू यू बी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है पता होना चाहिए, 4 पाई × 10 की पावर -7, और देखो बोला गया हैज फ्रीक्वेंसी इतनी है, और इसकी एनर्जी डेंसिटी ये तुम्हें दे दी गई 1.02 × 10 की पावर -8, यानी 1 × 10 की पावर -8। इसको सॉल्व करो, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस कितना सरल सवाल था, फ्रीक्वेंसी तो फर्जी दी गई, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, कितना सरल सवाल है, आंसर आ जाएगा, इन्हीं चारों में से कोई होगा, ठीक है। बस सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेशन, और देखो कितना सरल कॉन्सेप्ट है। चलो इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ, ये भी किसका है, जेईई मेंस 2021 का है, पिछले साल आया है, एंड कोरोना के साथ। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज एंटर्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 2.25, तो वेवलेंथ ऑफ वेव इन दैट मीडियम, ये न्यूमेरिकल टाइप में आया था। करो ट्राई करो, ये भी हो जाएगा, सरल सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझो, आराम से सवाल हो जाएगा, करो ट्राई एक बार, बताते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब ये सवाल देखो, जेईई मेंस 2021 का है, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, देखो हाँ कर लिया होगा। देखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज एंटर्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 2.25, देन वेवलेंथ ऑफ वेव इन दैट मीडियम, ये न्यूमेरिकल टाइप में आ जाता, ठीक है। 10 की पावर -2 के फैक्टर में हमको इसको आंसर देना है, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी दी गई है 3 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज का मतलब पता है, 1 गीगाहर्ट्ज में 10 की पावर 9 हर्ट्ज होता है,
ठीक है। एंटर्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब मान लो ये कोई मीडियम है, यहाँ पे अपनी वेव ऐसे समझ लो यार आ रही है, तो जिस मीडियम में आ रही है उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी दी गई है, यानी एप्सिलॉन m दिया गया है 2.25 एंड अच्छा रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की सॉरी तो एप्सिलॉन r दिया गया 2.25। देखो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी क्या है 3 गीगाहर्ट्ज 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आ रही है जिसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ER तुम्हें दिया गया 2.25, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ वेव पूछी गई है। अब बताओ इसको सोचो पहले कैसे करोगे। हमें एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं V = F लैम्डा। V मिल जाएगा आराम से आंसर आ जाएगा, V अगर मिल जाए तो आराम से आंसर आ जाएगा। अब सोचो इस पूरे ये लेक्चर तुमने देखा इसमें कहीं V का फॉर्मूला पढ़ा है V का, और देख लेते हैं कहीं पढ़ा ही होगा। V का फॉर्मूला हाँ ये देखो V = C/√μr/ER। हमने क्या बोला था फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट उठ के JMS में सवाल आ गए, ठीक। हाँ चलो देखो तो फॉर्मूला क्या है V = C/√μr/ER। हमें ER भी पता है, C भी पता है, μr क्या होगा भाई। इसने सीधे बोल दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अगर 2.25 है, जब μr के बारे में बात ही नहीं करी तो हम वैक्यूम मानेंगे, जब μr के बारे में उसमें बात ही नहीं करी तो वैक्यूम मानेंगे, और वैक्यूम के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो कितनी होती है 1, ठीक है। तो बस V = C क्योंकि उसने μr की बात ही नहीं करी तो हम 1 मान लेंगे क्योंकि वो वैक्यूम में होगा। और ER तुम्हें कितना देगा 2.25, 1 × 2.25 का रूट क्या होगा 3 × 10⁸ 1.5 होगा, इससे काट जाएगा ये, तो V आ जाएगा 2 × 10⁸, ठीक। कुछ नहीं करा हमने, फिर से देख लो कुछ कठिन नहीं है, ये फॉर्मूला में पीछे पढ़ा चुके हैं। V = C/√μr/ER, μr 1 होगा क्योंकि इन्होंने कहीं परमिटिविटी की बात नहीं करी तो हम मान लेंगे वैक्यूम में, और ER कितना दिया 2.25, तो 2.25 का √1.5 ये 2 × 10⁸। अब आगे करते हैं, V आ गया तुम्हारे पास 2 × 10⁸, और कुछ और भी तो दिया था, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई 3 × 10⁹। अब तुम्हें वेवलेंथ निकालना है तो बच्चों का खेल है। V = F लैम्डा 2 × 10⁸ = 3 × 10⁹ into लैम्डा, तो 2 × 10⁸/3 × 10⁹ = लैम्डा। 3 को 2 से काटोगे तो कुछ आएगा 0.66 कुछ आएगा इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁹ ये 0 पॉइंट करके देख लो, हाँ 0.67 अप्रॉक्स कुछ आएगा, तो 0.67 इंटू 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻2 के फैक्टर में अगर तुमको चाहिए तो तुम बताए क्या करो, ये आ जाएगा 667 इंटू 10⁻⁻2, एक पॉइंट आगे खिसका दोगे, ठीक। 667 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आंसर आ गया तुम्हारा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओ सॉरी मीटर नहीं आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। 667 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो यहीं पे हम लोगों ने पूरा आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 शॉट में कर लिया। अगर आप ये पूरा कर लोगे तो सारे जितने भी बोर्ड के न्यूमेरिकल तो लगा ही लोगे। ये देखो हम लोगों ने JEE मेंस के भी थोड़े से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, ठीक। थैंक यू।